For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. Okay guys, so let's start our very first class of CS Executive. Okay, let's start with my introduction first. बहुत लोग मुझे जानते हैं और कुछ नए बच्चे भी हैं. So I am CS Disha Sharma and I'm gonna teach you this beautiful subject, company laws. ठीक है? सबसे पहले I welcome you all. आप लोगों ने बहुत ही nicely, hi, आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपना entrance का पेपर क्लियर कर लिया है CS का. And now I welcome you all to the first module of second level of company secretary course. ठीक है? स्टार्ट करने से पहले सीएस के बारे में हम कुछ चीजें जानेंगे. ठीक है? ऑल्दो आपने काफी सारी चीजें पढ़ी हैं अपने एंट्रेंस के पेपर में अबाउट क्या सीएस करता है. पूरा एक चैप्टर आपने पढ़ा है, कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन. याद होगा आप लोगों को. लीगल एप्टीट्यूड का कौन सा चैप्टर था ये? एनी गेसेस? अभी तो क्लियर किया है. थर्ड चैप्टर लीगल एप्टीट्यूड, जो आपका सेकंड सब्जेक्ट था, उसमें आपने ये सारी चीजें कवर की हैं. थोड़ी बहुत एक ग्लिम्स लिया है, थोड़ा बहुत बेसिक्स आपने पढ़ा है कि कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है. ये जो आपका सब्जेक्ट है ना, कंपनी लॉज, ये आपको मल्टीपल चीजों में हेल्प करने वाला है. आप जब सीएस बन जाएंगे, राइट, तो आपका कोर एरिया कौन सा होने वाला है जिसमें आप लोग डील करेंगे डेली बेसिस पे? कंपनी लॉज. सो मैं आज ये फर्स्ट डे पे ही सब्जेक्ट शुरू करने से पहले ही आप लोगों को क्लियर कर रही हूं कि ये सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ना. इसको ऐसे पढ़ना एज इफ दिस इज गोना बी योर लाइफ, दिस इज योर होल फ्यूचर. ओके, तो आप यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे ना, बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है और इतना डीप सब्जेक्ट है. मैं हमेशा बोलती हूँ ये जो लॉज है ना, कोई भी आप लॉ पढ़ लो. अभी तो आपकी लॉ की जर्नी मेरे साथ स्टार्ट हो रही है. ठीक है? सो लॉ अगर आप कोई भी बोल लो तो वो एक डीप सी की तरह होता है. जितना हम अंदर जाते रहेंगे उतना आपको चीजें मिलती रहेंगी. इतना डीप होता है कोई भी लॉ, और इसके अंदर हमें जाना पड़ता है. जब तक आप लॉ के अंदर नहीं घुसोगे, डीपली नहीं स्टडी करोगे, तब तक लॉ हमें इतना अच्छा नहीं लगता है. ठीक है? और हम लोगों की तो लाइफ होती है कंपनी सेक्रेटरीज की लॉ. ठीक है? तो इसको बहुत ही अच्छे से हम लोग समझेंगे. मैं फर्स्ट क्लास में ही आप लोगों को क्लियर कर रही हूं. आगे हमारे जो भी लेक्चर्स चलेंगे, अगर आप में से किसी को भी लगता है कोई डाउट्स हैं तो आप क्लास में भी पूछ सकते हो. ठीक है? एट द एंड ऑफ द क्लास भी आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हो, बिकॉज काफी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट कंफर्टेबल नहीं हो पाता सबके सामने डाउट पूछने के लिए. दैट्स ओके, टोटली वेल एंड गुड. आप क्लास के बाद भी मेरे से डाउट्स पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है? सो कंफर्टेबल होके सबसे पहले मेरी क्लासेस में आपको बैठना है. ओके? कोई डर नहीं रखना, कुछ नहीं. हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट आज हम शुरू कर रहे हैं. सो सबसे पहली चीज हमने क्या जानी कंपनी लॉ के बारे में. आप सब लोग अपने रजिस्टर्स में मैं जो भी पॉइंटर्स बता रही हूँ आप लोग नोट कर सकते हैं, और प्लीज एक सेपरेट नोटबुक लगाएंगे आप कंपनी लॉज के लिए. ओके? ऐसा नहीं है कि आगे जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, अभी आपकी जेआईजीएल की क्लास होगी, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस की क्लास होगी. आज के लिए अगर आपको नहीं पता था दैट्स ओके, बट हमेशा आप कंपनी लॉ का एक सेपरेट रजिस्टर लगाएंगे, बिकॉज बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो मैं क्लास में बोलती हूँ, सो वो आपको लिखनी होगी. ठीक है? ओके, सो सबसे पहली चीज हमने क्या डिस्कस किया यहां पे, ये जो कंपनी लॉज है ये कोर एरिया होता है किसका? सीएस का. बोले तो कंपनी सेक्रेटरी का. यस. ठीक है? सो इस सब्जेक्ट में बहुत सारे सेक्शंस होने वाले हैं. इन टोटल वी हैव 470 सेक्शंस इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ओके? सो उसकी बात खैर अभी हम डिटेल में करने वाले हैं. अभी कुछ और चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. आप लोग फ्यूचर में क्या बनने वाले हैं? कंपनी सेक्रेटरी. सो थोड़ा सा अपने करियर के बारे में बात कर लेते हैं. जॉब्स पर्सपेक्टिव से भी हम लोग बात कर लेते हैं. ठीक है? क्या लगता है आपको एक कंपनी सेक्रेटरी कितना कमाता होगा मंथली, और मे बी आप एनुअली अगर बताना चाहें? एनी आइडियाज, एनी गेसेस? यस अंकित? लिस्टेड कंपनी में देखा था. ठीक है? ओके, समवन इज सेइंग, अंकित, वन ऑफ आवर डियर स्टूडेंट, उन्होंने बोला है कि लिस्टेड कंपनी में 12 से 13 लाख पर एनम हो सकती है. ठीक है, बहुत सही बोला आपने. और दूसरी कंपनीज में मे बी अ प्राइवेट कंपनी,
और एनी अदर पब्लिक कंपनी? वेरी नाइस, यही मैं सुनना चाहती थी। जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जिसके ऊपर डिपेंड है आपका फ्यूचर, वो है आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज। बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरीज होंगे यहाँ पे, ठीक है, लेकिन किसकी नॉलेज अच्छी है वो ज्यादा ग्रो कर पाता है अपनी लाइफ में। अगर हम बेसिक सैलरी की बात करें, मैं एक रफ आइडिया ले रही हूं, मैं ये नहीं बोल रही कि हर एक इंसान इतना कमाता होगा, तो मिनिमम 40,000 पर मंथ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, थोड़े टाइम में हम लोग इतना अर्न कर सकते हैं। बट प्रोवाइडेड अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है, ऑब्वियसली हम लैक्स एंड करोड़ में भी कमा सकते हैं। मुझे याद है जहां से मैंने अपनी सीएस की ट्रेनिंग की थी, वो एक बहुत ही अच्छी कंपनी थी, भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड। अब तो उसका डिवीजन हो चुका है, ठीक है, 2 पार्ट्स में वो डिवाइड हो चुकी है। वहां पे जो सीएस थे, मे बी ही वॉज 65-year-old पर्सन एंड ही वॉज अर्निंग सो गुड इन लैक्स पर मंथ, 3 or 4 lakhs पर मंथ उनकी सैलरी होती थी, राइट? सो आप कैसे अच्छा कमाते हो? बहुत सारे बच्चों के ना, अभी आप इससे क्लासेस से पहले भी आकर बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे मिले, तो उनका यही क्वेश्चन होता था कि मैम अगर हम सीएस कर रहे हैं तो हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है, कितना हम लोग अर्न करने वाले हैं? तो मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी आपको, आप अर्न उतना ही अच्छा करते हैं जितना आपकी नॉलेज आपके पास है और जितना आप अपने आप को ग्रूम करते हैं। जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि मैं पर्सनली पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी बहुत फोकस करती हूँ, राइट? क्योंकि जो कंपनी सेक्रेटरी है एक ऐसा पर्सन है जो कि प्रोफेशनल है, और प्रोफेशनल्स ऐसे हो ही नहीं सकते कि आप एक ब्यूटीफुल पर्सनालिटी अपने अपने साथ कैरी ना करें। एक ऑरा होता है कंपनी सेक्रेटरी का, दूर से पता चल जाता है कि या ही और शी इज अ प्रोफेशनल, और वैसा लगना चाहिए। मैं दोबारा बोलूंगी, हम अपने कपड़ों से नहीं हम पता लगा सकते कि कोई पर्सन कैसा होगा। आपको कैसे पता चलता है? पर्सनालिटी में क्या चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? योर नॉलेज, द वे यू कैरी योर सेल्फ, ठीक है, कैसे आप बोलते हो सबके सामने। बोलना क्यों इंपॉर्टेंट है? रीजन, आप कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हो, आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में आप लोग सीएस अपॉइंट होने वाले हैं, तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे इन फ्रंट ऑफ all the stakeholders, in front of government, in front of suppliers, in front of customers, ठीक है, और जितने भी रेगुलेटर्स हैं सबके सामने आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। सो यू नीड टू हैव सच अ पर्सनालिटी कि देख के मजा आ जाए, ठीक है। और इस सब्जेक्ट की हेल्प से मैं आपकी पर्सनालिटी भी ऑब्वियसली डेवलप करने वाली हूँ। हम छोटी छोटी ऐसे एक्सरसाइजेस करेंगे अपनी क्लास में जो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। बोरिंग सबसे पहले बिल्कुल नहीं बनाने वाले हम अपनी क्लास, ठीक है, इंटरेस्टिंग होने वाली है। कुछ कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, कभी कभी हम लोग क्विज भी करते रहेंगे, सो दैट हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी फोकस करें, प्लस जो सेक्शंस है उन पे भी फोकस करें, प्रोविजंस पे भी फोकस करें, ठीक है। ऑल इन ऑल आप लोगों की जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है कंपनी लॉज की। कुछ और डिटेल में बात करते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में। ओके, अगर मैं कंपनी लॉ की बात करूं गाइस, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके माइंड में क्या आ रही है? कंपनी लॉज अगर मैं बोल रही हूं, कौन सा ऐसा वर्ड है जिस पे फोकस जा रहा है? कंपनी। तो क्यों ना हम कंपनी वर्ड से ही स्टार्ट करें। तो मेरे ना आज के 2 क्वेश्चंस होने वाले हैं। हाउ अ कंपनी इज फॉर्म्ड, हाउ यू कैन राइट डाउन हाउ अ कंपनी इज फॉर्म्ड। और मेरा दूसरा क्वेश्चन बहुत ही बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के लिए, व्हाट इज अ कंपनी? व्हाट इज अ कंपनी? आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि कंपनी क्या है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंपनी बनती कैसी है, ठीक है। मैं अभी डिटेल्स पे बिल्कुल नहीं जाने वाली हूं, सिर्फ एक ओवरव्यू आपको दे रही हूं कि अगर मैं एक कंपनी की बात कर रही हूं, सो कंपनी को क्या करना पड़ता है? आपको रजिस्टर करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है। कहां पे? आरओसी के अंडर। ये चीजें ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी आपने सीएसडब्ल्यूटी के सिलेबस में कवर की है, ठीक है। तो कंपनी को हमको रजिस्टर करना पड़ता है कहां पे? आरओसी। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरओसी? कम ऑन गाइस, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। खैर कुछ चेंजेस आ चुके हैं, तो आरओसी की जगह हम अब सीआरसी भी बोलेंगे
इस चीज के बारे में हम आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कशंस करेंगे, जो भी अमेंडमेंट्स है, जो भी कुछ चेंजेस आए होंगे एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर, और मे बी 2 और 3 चैप्टर्स के बाद हम लोग अमेंडमेंट्स भी कवर करते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल क्या है, हाउ अ कंपनी इज फॉर्म्ड, एंड अ वेरी ब्रीफ आंसर इज कंपनी नीड्स टू बी रजिस्टर्ड अंडर आरओसी। जैसे ही अगर आपने किसी भी कंपनी को आरओसी के अंडर रजिस्टर करवाया, तभी वो कंपनी है, तभी वो हमारे सामने आई है, अदरवाइज वो कुछ नहीं है, ठीक है। और व्हाट इज अ मीनिंग ऑफ कंपनी, कंपनी क्या है, ये भी आपने ऑलरेडी CSEET के सिलेबस में कवर किया है। एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको याद होगा, मैं पहले भी बहुत फोकस करती थी इसके ऊपर। सो सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ विच एक्ट गाइस, कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है ये सेक्शन बोलता है कि एनी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, गाइस दिस एक्ट अगर मैं बोल रही हूं तो मैं कौन से कंपनीज एक्ट को फोकस में लेकर आ रही हूं, यस कंपनीज एक्ट 2013, perfect guys. So any company registered under this particular act, or very nice, under any previous company laws बोल लीजिए, is a company. क्या कंपनीज एक्ट 2013 ही हमारा लेटेस्ट एक्ट है? क्या इससे पहले क्या कोई कंपनीज एक्ट नहीं था हमारे सामने? गाइस जो फर्स्ट कंपनीज एक्ट आया था वो 1850 में आया था, 1850। उसके बाद काफी बार अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो आज दोबारा से मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए हैं। इवन अभी जो लेटेस्ट एक्ट चल रहा है 2013, कितने साल हो चुके हैं उसको भी, ठीक है 13 काफी इयर्स जा चुके हैं उसमें भी। सो उसके बाद 2013 एक्ट में भी काफी अमेंडमेंट्स आए हैं हमारे सामने। तो फर्स्ट एक्ट मैंने कब बोला, 1850 में आया था सबसे फर्स्ट कंपनीज एक्ट, ओके। उसके बाद मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि कंपनीज एक्ट 2013 से प्रीवियस वाला कंपनीज एक्ट कौन सा था? वेरी नाइस, 1956 इससे पहले वाला था। तो मैं कंपनी की डेफिनेशन में क्या बोलती हूं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एनी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, विच एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉज इज अ कंपनी। क्या समझे आप लोग? आपको कंपनीज एक्ट के अंडर ही कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तभी वो कंपनी है, अदरवाइज वो कोई भी कंपनी नहीं है। अब कुछ और चीजों को डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने कमर्शियल एक्टिविटी सुनी होगी। कमर्शियल एक्टिविटी क्या होती है? देखिए गाइस, जिनको नहीं पता, कमर्शियल एक्टिविटी कोई भी प्रॉफिट करने की एक्टिविटी है। इट कैन बी एनी ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मीन्स डेबिट, क्रेडिट, पैसा आ रहा है आपके पास, जा रहा है, कैसे आता है और जाता है पैसा, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करके मीन्स कमर्शियल एक्टिविटी करके। तो कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करके आप जब पैसा कमाते हो, मीन्स ट्रेडिंग बोल लीजिए, बिजनेस बोल लीजिए, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोल लीजिए। गुड्स एंड सर्विसेज को बाय और सेल करके आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं? कमर्शियल एक्टिविटी। और कमर्शियल एक्टिविटी का मेन मोटिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट्स इज द मेन मोटिव ऑफ एनी कमर्शियल एक्टिविटी, ओके। अब मुझे ये बताइए, प्रॉफिट्स कर रहे हैं तो बिजनेस कर रहे होंगे, बिजनेस करने का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना, परफेक्ट। अब मुझे ये बताइए कि बिजनेस हम कौन कौन सी तरह से कर सकते हैं बिजनेस? एनी आइडिया? सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, यस परफेक्ट। पार्टनरशिप कर सकते हैं, ये भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है। सो अभी तक हमने 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस डिस्कस की, और LLP का नाम सुना है आपने, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट। उसके बाद अगर आपको थोड़े बड़े लेवल पे बिजनेस करना है, थोड़े से लार्ज स्केल के ऊपर बिजनेस करना है, तो आप कंपनी भी खोल सकते हैं, कंपनी को रजिस्टर करा सकते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर,
ठीक है, तो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कौन से? सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पे अकेला पर्सन अपना बिजनेस रन करता है, जितने भी प्रॉफिट्स हैं और जितने भी लॉसेस हैं उसको खुद ही बेयर करता है, और जितने भी प्रॉफिट्स हैं उसको खुद ही अपने पॉकेट्स में रखता है। इस टाइप ऑफ बिजनेस को हम क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर आप अकेला बिजनेस करना चाहते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप, और इसको थोड़ा कंपनी का रूप देना चाहते हैं तो अब हम ओपीसी भी खोल सकते हैं, वन पर्सन कंपनी। दैट्स ऑल्सो अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू गाइस। ओके, नेक्स्ट आते हैं पार्टनरशिप के ऊपर। ये भी हमने 12th क्लास में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। दो या दो से ज्यादा पर्सन्स मिलके जब बिजनेस करते हैं, अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को अपनी जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें डिवाइड करते हैं, इसको हम कौन सा बिजनेस बोलेंगे? पार्टनरशिप का बिजनेस। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप से थोड़ा सा बड़े लेवल का बिजनेस कौन सा हो गया? पार्टनरशिप बिजनेस। थोड़े और बड़े लेवल पे चले, एलएलपी की बात करते हैं। मैंने बोला पार्टनरशिप में 2 और मोर पर्सन्स मिलके बिजनेस करेंगे, राइट? तो एलएलपी में भी आपको लास्ट वर्ड क्या मिल जाता है? पार्टनरशिप। तो यहां पे भी पार्टनर्स ही होंगे, 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स पार्टनरशिप में भी हैं और एलएलपी में भी है। तो फर्क क्या हुआ दोनों में? लायबिलिटी। इसका नाम क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स। एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी, तो ये इतना ज्यादा जमता नहीं था लोगों को, इसीलिए इसको एलएलपी एक्ट बोलेंगे। इसका एक खुद का एक्ट है, एलएलपी एक्ट 2008। ठीक है, सो 2008 के अंडर हम लोगों को एलएलपी रजिस्टर करानी होती है। ओके, एलएलपी ने क्या किया है? कुछ कंपनी के अच्छे गुण उठा लिए और कुछ पार्टनरशिप के अच्छे गुण उठा लिए। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू विराट, यू एज वेल, एंड जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग योर मैसेजेस। प्लीज फटाफट से आप लोग मैसेजेस भेजेंगे सो दैट मुझे पता चले कि किस किस बच्चे ने ज्वाइन किया हुआ है आज। ओके, सो एलएलपी एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसको हम मिक्सचर बोल सकते हैं या फिर हाइब्रिड बोल सकते हैं। किन दो चीजों का? पार्टनरशिप का और कंपनी का। कुछ अच्छे गुण इसने पार्टनरशिप के उठाए हैं और कुछ अच्छे गुण इसने कंपनी के उठा लिए। पार्टनरशिप का कौन सा एक अच्छा गुण उठा लिया इसने? अग्रीमेंट बनाने का गुण। पार्टनर्स अपने हिसाब से अग्रीमेंट बना के बिजनेस कर सकते हैं। और कंपनी से कौन सा अच्छा गुण उठा लिया था इसने? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर, लिमिटेड लायबिलिटी होने का गुण इसने कंपनी से उठा लिया। सो ऑल इन ऑल वी कैन से दैट एलएलपी is a hybrid or you can say a mixture of partnership and company. अभी चलते हैं मेन हमारा जो फोकस है कंपनी के ऊपर। हाय भूमिका शर्मा, खुशबू गुप्ता, वेरी गुड मॉर्निंग, हाय। अभी हम बात करेंगे कंपनी की। अभी हमने इससे 2 मिनट पहले कंपनी का मीनिंग पढ़ा है। एनी कंपनी, जितना बोलेंगे ना गाइज मेरे साथ आप, उतना अच्छे से आप कर पाएंगे। कम ऑन, लेट्स डू इट। Any company registered under this act or under any previous company laws is known as a company. ये तो था according to section 2 clause 20 of Companies Act 2013. अभी हम लोग ये भी देखेंगे कि कंपनी जो वर्ड है ओरिजिनेट कहां से हुआ है। ओके, अभी तो मैं सिर्फ आपको ना ट्रेलर दिखा रही हूं, आज कुछ ज्यादा मैं पढ़ाने नहीं वाली हूं आपको, बस एक ग्लिम्स दे रही हूं कंपनी लॉज के बारे में। There is a huge difference. वन पर्सन कंपनी को आपको कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर कराना है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप को नहीं कराना। ठीक है, वो कंपनी फॉर्म में हम लोग बिजनेस करते हैं कि ठीक है, पहले क्या होता था कि अकेला पर्सन बिजनेस कर रहा है, बट इतने अच्छे फायदे जो कंपनीज को मिलते हैं ना, वो सोल प्रोप्राइटरशिप को नहीं मिलते थे। इसीलिए आपके सामने एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आया है कंपनीज एक्ट 2013 कि अकेले लोग जो बिजनेस कर रहे हैं ना, वो भी अब अपने आप को कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट कंपनी अगेन। क्या लगता है आपको कंपनी को कौन सा एक्ट गवर्न करता होगा? इट इज गवर्न्ड बाय, और यू कैन से इट इज रेगुलेटेड बाय कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनी को कौन सा एक्ट गवर्न कर रहा है? कंपनीज एक्ट 2013। सिमिलरली, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकम टैक्स को कौन गवर्न करता है,
इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, उसके लिए भी अपना एक एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट। तो वैसे ही कंपनी को कौन गवर्न करता है? पूरा कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी लॉ, जो आप मुझसे पढ़ने वाले हैं। ओके, मेरा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ टू रजिस्टर अ कंपनी। मैं आपसे अभी सिर्फ वही क्वेश्चंस पूछ रही हूँ गाइस जो आप अभी अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है। अगर आपको कंपनी को रजिस्टर करना है तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, बिल्कुल। आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? स्पाइस फॉर्म। कौन सा? INC 32, स्पाइस फॉर्म 33 एंड स्पाइस फॉर्म 34। क्या हम स्पाइस फॉर्म 32 अकेला भर सकते थे? नहीं, हमको उसके साथ स्पाइस फॉर्म 33 एंड स्पाइस फॉर्म 34 भी भरना था। तो अगर आपको कंपनी को रजिस्टर कराना है तो आपको ROC में कौन से फॉर्म्स फाइल करने पड़ेंगे? स्पाइस फॉर्म्स। प्लीज राइट डाउन गाइज, दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो काफी इंपॉर्टेंट है और आज की क्लास में सिर्फ हम बेसिक चीजें ही कवर करने वाले हैं। So स्पाइस फॉर्म 32, स्पाइस फॉर्म 33 एंड स्पाइस फॉर्म 34। ये स्पाइस फॉर्म 32 जो है वो इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म है। स्पाइस फॉर्म 33 MOA का फॉर्म होता है, क्योंकि MOA आपको शुरू में ही बना लेना होता है जब आप एक कंपनी को बना रहे हैं। स्पाइस फॉर्म 34 की अगर हम बात करें तो ये AOA का फॉर्म है। तीनों फॉर्म्स को एक साथ आप सबमिट करते हैं। कहां पे? ROC में ये फॉर्म्स जाते हैं। आपके पूरे फॉर्म को ROC स्क्रूटनाइज करता है और फिर आपको क्या प्रोवाइड कर देता है? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। प्लीज राइट डाउन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाता है। कौन से फॉर्म में मिलता होगा ये? फॉर्म INC 11 में आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिल जाता है। इसके ऊपर एक डेट भी लिखी होती है। क्या वो डेट एक इफेक्टिव डेट है जब आपकी कंपनी रजिस्टर हुई है, या वो डेट जब आपने आपके सारे फॉर्म्स कंपनी बनाने के लिए ROC को भेजे थे? क्या लगता है आपको? कम ऑन, रजिस्टर हो जाती है। I mean, जो डेट हमारी सर्टिफिकेट पे लिखी होगी वो ही इफेक्टिव डेट होती है। ये मानेंगे हम कि कंपनी का जन्म, यानी कि कंपनी का बर्थडे बोल लो, या कंपनी का इनकॉर्पोरेशन डेट कौन सा है जो हमें ROC ने इस सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन की है। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अभी हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर राउंड में ही चलेंगे, ठीक है, फिर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना है आपने? क्या माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है? क्या लगता है? नो आंसर। ओके। रिलायंस का नाम सुना है आपने? क्या रिलायंस एक कंपनी है? ओके, इसमें तो एकदम से जवाब आ गया आपका, बिल्कुल ठीक बोला आपने। यस, इट इज अ कंपनी। एप्पल का नाम सुना है? क्या एप्पल एक कंपनी है? ओके, यू थिंक एप्पल एक कंपनी है? रुक जाते हैं अभी भी, इसको यस नहीं लिखते, ठीक है। रिलायंस का नाम तो आपने सुना हुआ था और पता भी था आपको इंडिया की कंपनी है, तो फटाफट से आप लोगों ने बोल दिया कि यस इट इज अ कंपनी। स्नेहा गुप्ता, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी प्लीज इसको आंसर कर सकते हैं, और जितनों ने भी इसको ज्वाइन किया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट क्या एक कंपनी है या नहीं, आप लोग फटाफट से चैट बॉक्स में लिख कर देंगे मुझे। तो गाइज, माइक्रोसॉफ्ट इज नॉट अ कंपनी, इसको हम क्या बोलेंगे? It is a body corporate. It is a body corporate. It is not a company. Company क्या है? Registered under this act or under any previous company law. ये act कौन सा act है? Companies Act 2013 and it is applicable to which country? India. तो क्या लगता है Microsoft इंडिया की कंट्री है? It is incorporated in India? No, then it is not a company for us. It is a body corporate. ओके, अभी आते हैं बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर भी कि क्या होता है बॉडी कॉर्पोरेट। एप्पल की बात कर लो, क्या ये इंडिया में रजिस्टर कराया आपने एप्पल को? नहीं कराया। जो आपने इंडिया के अंदर रजिस्टर कराया जिस कंपनी को, उसको आप कंपनी बोलोगे। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग? कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग।
सो एप्पल भी क्या हो जाता है, एक बॉडी कॉर्पोरेट. यस, रिलायंस इज अ कंपनी. वाई? बिकॉज वी नो दैट इट इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड 2013 एक्ट हमारी कंट्री के ऊपर एप्लीकेबल है. आई बात समझ में? अच्छा, ये बात अलग है अगर माइक्रोसॉफ्ट ने आगे जाके, बहुत ध्यान से समझना ये वाला पॉइंट, अगर माइक्रोसॉफ्ट ने आगे जाके इंडिया में एक सब्सिडरी खोल ली तो बात अलग है, तो फिर वो इंडिया में भी एक कंपनी बन जाएगा. ठीक है, सब्सिडरी अगर खोल लेगा फ्यूचर में, बाद में. ठीक है जी. तो अगर इंडिया में, दोबारा से लेट्स रिपीट फॉर द लास्ट टाइम नाउ, एनी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉज इज अ कंपनी. ठीक है, लेकिन जो इंडिया से बाहर है उसको हम फॉरेन कंपनी भी नहीं बोलेंगे अभी, उसका भी कॉन्सेप्ट हम डिटेल में करेंगे. ठीक है, उसको फॉरेन कंपनी भी नहीं बोल रहे हैं अभी, हम क्या बोलेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट. अब बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट ने कुछ तो कंपनी की चीज ली है कि एनी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ. लेकिन कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट में फर्क पता क्या है? कंपनी में एलएलपी नहीं आता और एलएलपी के लिए अपना एक्ट है. ठीक है, एलएलपी के लिए कौन सा एक्ट है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. तो कंपनी को अगर हम ले तो उसकी क्या डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अकॉर्डिंग? कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और अंडर कंपनी एनी प्रीवियस कंपनी लॉज. ओके, लेकिन अगर बॉडी कॉर्पोरेट को ले तो वो कंपनी वाली डेफिनेशन तो आएगी ही, प्लस एक और चीज यहां पे ऐड हो जाती है, एलएलपी. एलएलपी चाहे इंडिया की हो चाहे बाहर की हो, वो बॉडी कॉर्पोरेट है. ठीक है, तो छोटा सा एक पॉइंट आज हमने डिस्कस किया है कि कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, सो माइक्रोसॉफ्ट यहां की नहीं है. कहां पे बनी है ये? इंडिया में तो नहीं बनी, यूएस में. एप्पल कहां पे बनी है? यूएस में. दैट इज वाई हम इसको कंपनी नहीं बोल सकते. इंडिया के लिए क्या है ये? बॉडी कॉर्पोरेट. ठीक है जी. अब एक छोटा सा पॉइंट हम लोग और डिस्कस करेंगे और फिर वापस से हम लोग अपनी स्लाइड्स के ऊपर जाएंगे. मुझे ये बताइए, कंपनीज एक्ट 2013 हमारे सामने कैसे आया होगा? कोई भी एक्ट कैसे बनता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है, जिनको नहीं पता है लेट्स डिस्कस. ठीक है, वी हैव डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इन इंडिया. हर चीज को हैंडल करने के लिए वी हैव डिफरेंट मिनिस्ट्रीज बोल सकते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बोल सकते हो, जिनको अथॉरिटी दी है, काम दिया है ये पर्टिकुलर काम संभालने के लिए. कल्चर का भी हैव अलग से मिनिस्ट्री, एजुकेशन की अलग मिनिस्ट्री है. कॉर्पोरेट अफेयर्स की कौन सी मिनिस्ट्री है? कम ऑन गाइस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट. यस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, हम ये पढ़ रहे हैं कि कैसे कंपनीज एक्ट 2013 हमारे सामने आया होगा. ये हम सबको पता है, पार्लियामेंट लेकर आया है इसको. कौन लेकर आया है? पार्लियामेंट. तो कैसे सामने आता है? सबसे पहले क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक बिल क्या किया होगा? ड्राफ्ट किया होगा. वेरी नाइस. अब जब इन्होंने बिल ड्राफ्ट किया तो ये बिल कहां पहुंचा होगा? पार्लियामेंट में. यस, एंड वी नो दैट वी हैव 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. One is लोक सभा and the other one is राज्य सभा. Yes, सबसे बड़ा हाउस कौन सा है दोनों में से? लोकसभा. ठीक है, सबसे पहले ये बिल कहां पहुंच गया? लोकसभा में. अब लोकसभा में इस बिल के ऊपर डिस्कशन होती है. अगर ये बिल लोकसभा ने पास कर दिया तो ये बिल कहां पहुंचेगा? राज्यसभा में पहुंचेगा. एक बार राज्यसभा ने भी इस बिल को अप्रूव कर दिया. यस, कर दिया ना? कर दिया. तो कहां पहुंचा ये? वेरी नाइस, हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास पहुंचा. दिस इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. अगर प्रेसिडेंट किसी भी चीज को अप्रूव कर देगा तो वो बिल क्या बन जाएगा? अब वो बिल एक्ट बन जाता है. तो ऐसे ही कंपनीज एक्ट 2013 हम लोगों के सामने आया. कौन लेकर आया? पार्लियामेंट. फाइनल अप्रूवल किसका मिलेगा? प्रेसिडेंट का मिलेगा. ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 2013 पार्लियामेंट से पास होने के बाद प्रेसिडेंट पे गया और जब प्रेसिडेंट ने इस बिल को पास किया तब ये क्या बन गया? कंपनीज एक्ट 2013. चलिए अब हम अपना थोड़ा सा
चैप्टर्स भी गो थ्रू कर लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं और आपका जो पूरा सिलेबस है कंपनी लॉ का वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट. डिटेल्स ऑफ सिलेबस देखेंगे सबसे पहले. आपका जो ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, मैं बार बार बोल रही हूँ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया गाइस. पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. पार्ट ए 50 मार्क्स कंप्राइज करता है. टोटल सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का है ऑब्वियसली, तो 50 मार्क्स कंप्राइज करता है पार्ट 1. अगेन 40 मार्क्स कंप्राइज करता है पार्ट 2 एंड 10 मार्क्स कंप्राइज करता है पार्ट 3. ओके, पार्ट 1 क्या बोलता है? कंपनी लॉज, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स. पार्ट 2 कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, मीटिंग्स, लॉज एंड प्रैक्टिसेस. काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है, काफी लेंथी भी है ऑल्दो. देन कंपनी सेक्रेटरी एज अ प्रोफेशन. छोटा सा आप ट्रेलर लेकर आए हो चैप्टर 3 ऑफ लीगल एप्टीट्यूड में. अब चीजें थोड़ी सी डिटेल्ड होने वाली हैं आपके लिए. लेवल अप हो चुका है आपका, ठीक है? वेक अप. ओके, थोड़ा सा डिटेल नहीं जाएंगे, हम सिर्फ अभी एक ग्लिम्स ले रहे हैं कि आपके कितने चैप्टर्स हैं टोटल. ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में समझने वाले हैं कि कौन सा चैप्टर की क्या वेटेज है और क्या पढ़ने वाले हैं एग्जैक्टली आप इंडिविजुअल चैप्टर्स में. ओके, सो चैप्टर 1 इज इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉज. चैप्टर नंबर 2 शेयर्स एंड शेयर कैपिटल. ऑलरेडी पढ़ा आपने ट्वेल्थ क्लास में. शेयर्स क्या होते हैं, शेयर कैपिटल. कितने बच्चों को मुश्किल लगता था शेयर्स वाला चैप्टर? ओके, ठीक है, बाकी सबको इजी लगता था. ठीक है, जो आपने वहां पे पढ़ा ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है. यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने, न्यूमेरिकल्स तो बिल्कुल सॉल्व नहीं करने. आपको क्या करना है? थियरी करना है. अच्छा, ये बहुत मिसकंसेप्शन है सभी स्टूडेंट्स का और मे बी कुछ टीचर्स का भी, टू बी ऑनेस्ट. ऐसा लगता है कि कंपनी लॉ एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है. इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, वो कैसे आते हैं? केस स्टडी की फॉर्म में आते हैं. अच्छा, ये अकाउंट्स हो गया, मैथ्स हो गया, ये कौन से सब्जेक्ट्स हैं? प्रैक्टिकल हैं, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं वो. ठीक है, तो हम इसको पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं बोल सकते, यहाँ पे प्रैक्टिकल चीजें भी है. रीजन, कितने सेक्शंस याद करने हैं हम लोगों को? 470 सेक्शंस. ठीक है, अभी आपके सिलेबस में 470 सेक्शंस नहीं है. मैं पूरे कंपनीज एक्ट 2013 की बात कर रही हूं. उस बेयर एक्ट में पूरे कंपनी लॉ में कितने सेक्शंस हैं? 470 सेक्शंस. ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट नाउ. चैप्टर नंबर 3 मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स. वी नो दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स. डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर को. चैप्टर नंबर 4 डेट इंस्ट्रूमेंट. चैप्टर नंबर 5 काफी इजी और छोटा सा चैप्टर है, चार्जेस. नॉट दैट टफ, ओनली 5 to 6 पेजेस कवर करता है ये. ऑल्दो इसमें अमेंडमेंट्स भी आई हैं, जब हम करेंगे साथ साथ अमेंडमेंट्स को कवर करेंगे. ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स. हम लोग बिजनेस करते हैं, कंपनी चला रहे हैं, प्रॉफिट्स को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आप पढ़ के आए हो CSEE में. ठीक है, वो क्राइटेरिया आपने पढ़ा. किसी भी एक कंपनी की आप टर्नओवर चेक करते हो, पेड अप शेयर कैपिटल चेक करते हो और उसकी बोरोइंग्स, नेट बोरोइंग्स चेक करते हो. तब हमें पता चलता है कि क्या ये कंपनी एलिजिबल है इस साल CSR करने के लिए. तो आप अपने पिछले 3 साल के नेट प्रॉफिट्स का 2% निकाल के इस साल CSR में डोनेट कर देते थे. मुश्किल तो नहीं लग रही चीजें? अभी अभी तो किया आप लोगों ने ये. दैट्स ओके, अगर भूल गए कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम लोग फिर से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. अकाउंट्स, ऑडिट एंड ऑडिटर्स. ऑडिटिंग कौन करता है? CA करता है. इंडिविजुअल CA करता है या फिर ग्रुप के साथ, फर्म के साथ, दोनों कर सकते हैं. इंडिविजुअल भी कर सकते हैं और फर्म ऑफ ऑडिटर्स भी ऑडिट कर सकते हैं. काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है चैप्टर नंबर 8. 9th चैप्टर ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर्स. चैप्टर नंबर 10 इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. एक कंपनी दूसरी कंपनी से जब लोन लेती है, गारंटीज देती है. रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स. याद है आप लोगों को रजिस्टर्स बनाना? मैंने बोला था आपको CSEE में भी, अभी फिर से बोलती हूं, रजिस्टर्स और रिकॉर्ड बनाना पूरा कंपनी सेक्रेटरी का ना एक सबसे मेजर रोल होता है. कौन से रजिस्टर्स की बात कर रहे होंगे हम? शेयर होल्डर रजिस्टर्स, ट्रांसफर रजिस्टर, डायरेक्टर रजिस्टर, एंड वी हैव सो मेनी अदर रजिस्टर्स जो आपको मेंटेन करने होते हैं. ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट होता है उसका, उसके अंदर आपको मेंटेन करने होते हैं. हालांकि अब आपको हार्ड कॉपीज नहीं मेंटेन करनी होती. अगर मेंटेन करते भी हो तो आप अपने साथ हमेशा कौन सी कॉपीज रखोगे? सॉफ्ट कॉपीज. एक्सक्यूज मी.
ओके, चैप्टर नंबर 12, एन ओवरव्यू ऑफ कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन. काफी लेंथी चैप्टर भी है, इंटरेस्टिंग भी है, मर्जर्स वाली चीजें भी यहां पे आ जाएंगी सब. एमसीए के बारे में पढ़ोगे, एमसीए के बारे में पढ़ेंगे. ओके, अभी थोड़ा सा मैं आपको ग्लिम्स देती हूं. एमसीए स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. कंपनी सेक्रेटरी सारा काम कौन सी वेबसाइट पे करेगा? एमसीए के ऊपर. जब आप ट्रेनिंग करने जाएंगे, जो लोग पहले मेरे से छोटा सा एक डेमो ले चुके हैं, मैं उनको ऑलरेडी बता चुकी हूं. जब आप ट्रेनिंग करने जाओगे, जो आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग है सीएस के अंडर, ठीक है, सबसे पहले दिन, इनफैक्ट एक हफ्ते तक आपको बोलेंगे कि एमसीए को अच्छे से जान जाइए. ठीक है, तो वो वहां पे करने से अच्छा है मैं आपको पहले ही अपनी क्लासेस में धीरे धीरे प्रैक्टिकल नॉलेज भी देने वाली हूं. ठीक है, एमसीए पे भी हम जाएंगे, लॉग इन करेंगे हम एमसीए पे, सारे फॉर्म्स, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स आएंगे, जब हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने लगेंगे तो हम वहां से फॉर्म्स डाउनलोड करेंगे और सीखेंगे कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट भी कैसे करते हैं, ताकि जब आप वहां उस स्टेज में जाओगे तो आपको बहुत ईजी लगेंगी चीजें. ऑलरेडी आपने दिशा मैम की क्लास में चीजें कर ली होंगी. ओके, देन लास्ट चैप्टर, ग्लोबल ट्रेंड्स. क्या हम सिर्फ इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं अपना? नो. आज हम ग्लोबलाइजेशन फेस करते हैं कि नहीं? इंडिया में नहीं, आज हम पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कर रहे हैं. अपनी कंपनीज दूसरी कंट्रीज में भी हम लेकर जा चुके हैं. तो ये टोटल 14 चैप्टर्स हैं. कम लग रहे हैं, ज्यादा लग रहे हैं? ज्यादा लग रहे हैं. ठीक है, ज्यादा तो है आपका सिलेबस. तो जो क्राइटेरिया हम लोग फॉलो करते थे ना, 10 आवर्स अ डे CSEET, तो अब उसको 10 से चेंज करना पड़ेगा. अब उसको 12 आवर्स लेकर आना पड़ेगा. एंड आई एम गोना मेक योर टाइम टेबल्स टू, डोंट यू वरी. ओके, पार्ट 2, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग्स, लॉ एंड प्रैक्टिसेस. यहां पे क्या करेंगे हम? डायरेक्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो क्या बोलते थे हम? एक डायरेक्टर को बोलना है अगर तो डायरेक्टर बोल लो, एक से ज्यादा डायरेक्टर्स बोल लो. जब कलेक्टिवली सारे डायरेक्टर्स को आप रेफर कर रहे हो अपनी कंपनी के, तो आप क्या बोलते हो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे कंस्टिट्यूट होते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास क्या पावर्स हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 में. डायरेक्टर्स वाला चैप्टर काफी ज्यादा लेंदी है, काफी ज्यादा लेंदी है, राइट? तो इसको हम लोग थोड़ा सा टाइम लगा के पढ़ेंगे. आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर. रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में भी आपके काम आएगा. फ्यूचर में आपको कंपनी के डायरेक्टर्स पता है आपको कौन होते हैं? तो आपको क्या गाइड करना है डायरेक्टर्स को कि कंपनी कैसे चलाओ? बिकॉज आप तो नॉलेज का भरमार हो, आपने पूरे लॉज अच्छे से पढ़ लिए, तो आप लोग कंपनी के डायरेक्टर्स को गाइड करोगे कि गाइस कंपनी को कैसे चलाइए. ठीक है, और थोड़ी बहुत डायरेक्टर्स की भी हमें सुननी पड़ती है, जो वो हमें बोलेंगे. नेक्स्ट आता है केएमपीस. क्या कंपनी सेक्रेटरी का नाम केएमपी में आता है? यस. आर यू गाइस प्राउड ऑफ दिस थिंग? क्या सीए का नाम भी आ रहा है यहाँ पे? नहीं आ रहा. ठीक है, तो अगर हम केएमपीस की बात करें, इसकी लिस्ट के बारे में बात करते हैं. कौन कौन आपकी कंपनी के केएमपीस में आते हैं? द सीईओ, द सीएफओ, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरीज, राइट? इसको डिटेल में पढ़ेंगे. अभी आपने एक छोटा सा पॉइंट पढ़ा था CSEET के सिलेबस में. यस विराट, यू आर एब्सोल्युटली राइट. फाइनल प्रेसिडेंट से अप्रूवल के बाद ही एक्ट सामने आता है. यस भूमिका, यू आर ऑल्सो करेक्ट. सो हम चैप्टर नंबर 17 में पढ़ने वाले हैं कि केएमपीस को कैसे अपॉइंट किया जाता है और उनकी रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करता है. देयर इज अ प्रॉपर कमेटी अपॉइंटेड फॉर दिस पर्पस. एक कमेटी होती है, उसमें डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं. तो वही देखते हैं फिर कि केएमपीस को कैसे अपॉइंट करने हैं और उनकी कितनी सैलरीज होनी चाहिए और कितने टाइम के बाद फिर वो रीअपॉइंट होंगे. ओके, चैप्टर नंबर 18, मीटिंग्स. चाहे वो बोर्ड मीटिंग्स पढ़ेंगे और इससे अगले चैप्टर में जनरल मीटिंग्स भी पढ़ेंगे. बोर्ड मीटिंग्स किसकी मीटिंग्स होती है? डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है. और जो जनरल मीटिंग्स है वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है. दो तरह की जनरल मीटिंग्स होती है. अभी सिर्फ एक ग्लिम्स ले लीजिए मेरे से. एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. ओके, दो तरह की मीटिंग्स हैं. ये भी थोड़े से लेंदी टॉपिक्स हैं, बट ठीक है, वी विल मेक इट इंटरेस्टिंग. हम लोग क्लास में ऐसा एटमॉस्फेयर बनाने वाले हैं कि एक टीम हमारे यहाँ पे डायरेक्टर्स है. हम यहाँ पे क्लास में ही ना एक एजीएम कर लेंगे. कुछ डायरेक्टर्स बनेंगे, कुछ शेयर होल्डर्स बनेंगे और एक सीएस बनेगा वहां पे. ठीक है, तो मैं आपको ये भी चीजें
फील कराने वाली हूं अपनी क्लास में कि मीटिंग्स भी कैसे होती है। ठीक है जी। वर्चुअल मीटिंग्स में नहीं भी आ पा रहे हो तो आप ऑनलाइन मीटिंग भी कनेक्ट कर सकते हो, उसकी क्या फॉर्मेलिटीज हैं, क्या रूल्स हैं। तो पार्ट 2 में इन टोटल कितने चैप्टर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर्स हैं टोटल पार्ट बी में, एंड इट इज कंप्राइजिंग 40 मार्क्स। लास्ट, कंपनी सेक्रेटरी एज अ प्रोफेशन। ओके, तो इसमें 3 चैप्टर्स हैं, नॉट दैट लेंदी, सिर्फ 10 मार्क्स कवर कर रहा है। अगर ये 10 मार्क्स भी हम अपने पक्के कर ले, जो काफी इजी है हमारे पूरे सिलेबस में से, तो 10 मार्क्स तो यही पक्के हो गए। ठीक है, बाकी की चीजों पे फिर हम फोकस कर सकते हैं। तो सिर्फ 3 चैप्टर्स हैं कंपनी सेक्रेटरी के प्रोफेशन को अच्छे से जानने के लिए, देन सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स, लास्ट मेगा फर्म्स। ठीक है जी। अभी थोड़ी सी और हम अपने लेक्चर्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे हमारी आगे की जर्नी होने वाली है। हर एक चैप्टर के एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर हम लोग केस स्टडीज को क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, और कुछ आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगी, बिकॉज हमारी क्लासेस जो है ऑल्टरनेट डेज पे होने वाली हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, आई एम गोना गिव यू असाइनमेंट्स, आप वो केस स्टडीज को पढ़ेंगे। जो भी आपके कॉमन डाउट्स होंगे वो हम क्लास में डिस्कस किया करेंगे, अदरवाइज इंडिविजुअल डाउट्स आप लोग इंडिविजुअल ले सकते हैं। हर एक चैप्टर के हम लोग एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से डिटेल्ड नॉलेज आ जाती है। आप लोगों को तो पता ही है, आप लोगों ने सीएस एग्जीक्यूटिव का एग्जाम दिया है ना? तो जब हम किसी भी चीज के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही क्लोज हैं। अगर उसमें से आप करेक्ट आंसर ढूंढ पा रहे हैं तो सोचो आप कितनी डिटेल्ड नॉलेज ले रहे हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो हमारा न्यू सिलेबस आने वाला है उसमें 20% जो मार्क्स होने वाले हैं वो एमसीक्यूज फॉर्म में आपका पेपर आएगा, तो उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस ओल्ड सिलेबस वालों को भी ये काफी बेनिफिशियल होने वाला है। उसके बाद जो पिछले एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। पिछले सारे जो भी क्वेश्चंस होने वाले हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं, काफी बार ऐसा होता है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटर्स है, रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चंस, हो सकता है इस बार भी आ जाए, तो वो मैं आप लोगों को क्लास में ही समझाने वाली हूं। मेरी क्लास में आपको मिलने वाली है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी हम कोई लॉ पढ़ रहे हैं, हम बहुत ही डिटेल में किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं, बिकॉज लॉ इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। जब तक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तब तक लॉज बस आपने पढ़ लिया ऊपर ऊपर से, वो फ्यूचर में पढ़ोगे फिर आपको भूल जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि हर एक सेक्शन दूसरे सेक्शन से बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो जब तक आप एक सेक्शन को अच्छे से नहीं समझ जाएंगे तब हम फिर दूसरे सेक्शन पर जाने वाले हैं। ओके, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होने वाली है, प्लस टेस्ट सीरीज चलती रहेंगी, ये कभी नहीं रुकेंगी। हर चैप्टर के एंड में आपका अब टेस्ट होने वाला है, बिकॉज आपने देखा इन टोटल वी हैव 23 चैप्टर्स इन कंपनी लॉ। तो जब तक ये डर नहीं लगेगा ना हमें थोड़ा सा कि आज ये चैप्टर खत्म है, जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा मैम इसका टेस्ट लेने वाली है, तब तक आप पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, और एक और छोटा सा रूल है जो मैं हमेशा बोलती हूँ मेरी क्लास का, कि आज अगर मैंने कुछ कराया है तो मे बी ऑल्टरनेट डेज पे अब एक दिन छोड़ के जो मेरी क्लास होगी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में भी हो सकता है, वो सेशन के बीच में भी जब हम ब्रेक लेंगे तब भी हो सकता है, लेकिन ये होगा, जरूर होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, डेली बेसिस पे हम जो भी पढ़ रहे हैं वो आप भी पढ़ते जा रहे हैं। आपका टाइम टेबल डे 1 से ही अगर वैसा चलेगा तो आपको कोई नहीं रोक सकता 1 गो में एग्जीक्यूटिव के पेपर निकालने के लिए, और फिर क्विकली फटाफट से हम आएंगे ना प्रोफेशनल लेवल में, फिर उसकी प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। जल्दी हम लोगों को सीएस खत्म करनी है, ना कि थोड़ा लटका के, ऐसे तो कोई भी कर लेगा फिर। ओके, सो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, टेस्ट सीरीज भी होने वाले हैं, प्लस एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है लॉ के लिए, पेपर प्रेजेंटेशन। इसके बिना हम कोई भी कंपनी सेक्रेटरी में कोई भी सब्जेक्ट ले लो आप, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, इनका पेपर हम नहीं दे सकते। चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आगे आपके पंकज सर हैं जो आपको JIGL और दूसरे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं, जो आपको सेटिंग अप ऑफ बिजनेस भी पढ़ाने वाले हैं। हम लोग आपकी पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर बहुत वर्क करने वाले हैं, और ये चीज कहाँ पे होगी, यही क्लास में। कुछ क्वेश्चंस मैं भी आपको लिख के दूंगी कि कैसे लिखने हैं, पूरा एक क्राइटेरिया होता है, देयर इज अ सर्टेन वे। जैसे हम अपना कंपनी लॉ का पेपर लिखेंगे, 3 पार्ट्स में हमारा क्वेश्चन डिवाइड होता है, आंसर आई मीन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर एक लाइन छोड़ के हम एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, और लास्ट में कंक्लूजन। और इसमें कैसी लैंग्वेज यूज करते हैं, देयर इज अ सर्टेन वे फॉर दैट।
ठीक है, हम ऐसे अब नॉर्मल आंसर्स नहीं लिख कर आ सकते जैसे अभी तक हम कर रहे थे. इकोनॉमिक्स का पेपर हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर हो गया, इंग्लिश का पेपर हो गया. नो, वी कांट डू दैट. देयर इज अ प्रॉपर लैंग्वेज, देयर इज अ प्रॉपर वे जैसे हम अपने आंसर्स को लिखते हैं. ठीक है, क्लास में ही मैं हर एक बच्चे की कॉपी भी चेक करने वाली हूं, एक राउंड लेके कि कौन सा बच्चा कैसे लिख रहा है, तो वहीं पे इंप्रूव हो जाएंगे आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स. आगे चले. ओके, चलिए आगे का स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखेंगे ये कंपनीज एक्ट को, अभी हम बात कर रहे थे कि इसको प्रेसिडेंट का जब अप्रूवल मिलता है तब कंपनीज एक्ट 2013 हमारे सामने आया. सो एक छोटा सा पॉइंट पढ़ेंगे कि क्यों कंपनीज एक्ट 2013 की हमें इतनी रिक्वायरमेंट थी. क्या कंपनीज एक्ट 1956 काफी नहीं था? क्या वो परफेक्ट नहीं था? तो इसका आंसर है नो, इट वाजंट. कंपनीज एक्ट 1956 जो इससे पिछला वाला कंपनीज एक्ट था, उसमें कुछ ना कुछ फ्लॉज थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी. दैट्स वाई हमारी देश की सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या लगा कि हमें एक नए एक्ट की जरूरत है, क्योंकि जस्ट बिकॉज हमारे देश की नेशनल और इंटरनेशनल हमारे देश की नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हुए हमारी देश की गवर्नमेंट को लगा कि हमें एक नया एक्ट लेकर आना ही चाहिए. तो वो नया एक्ट कैसे आया आपको पता चला ना. एक बिल पास हुआ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू. वो बिल कहां पहुंच गया? कम ऑन गाइस, पार्लियामेंट में. पार्लियामेंट के कौन से हाउस में सबसे पहले गया? लोकसभा. लोकसभा ने जब एक बार उस बिल को अप्रूव कर दिया तो वो बिल कहां पहुंच गया? राज्यसभा. राज्यसभा ने जब उस बिल को अप्रूव किया तो वो कहां पहुंच गया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और एक बार प्रेसिडेंट ने उस बिल को पास कर लिया तो क्या बन गया? एक्ट बन गया. ओके, तो जैसे ही प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिला, कौन सी डेट को प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल गया? 29 अगस्त 2013 को इंडिया के प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिला. और उसके एक दिन के बाद ही ये बात ऑफिशियल गैजेट में छप गई थी. अब आप बोलेंगे मैम व्हाट इज ऑफिशियल गैजेट? तो बेटा इट इज अ लीगल न्यूज़पेपर. इंडिया में कोई भी अगर लॉज है या कोई नए रूल्स लेकर आने हैं या लॉ के रिगार्डिंग कुछ भी है, कोई नया एक्ट आ रहा है, कोई नया सेक्शन आ रहा है, कोई नया प्रोविजन आ रहा है, ये चीज जनरल पब्लिक तक कैसे पहुंचती है? ऑफिशियल गैजेट में छप जाती है. तो पब्लिश कब हो गई ये बात ऑफिशियल गैजेट में? 30 अगस्त 2013 को. जस्ट अ डे आफ्टर गेटिंग द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ये बात ऑफिशियल गैजेट में छप गई थी. और क्या कंपनीज एक्ट 2013 एक ही बार में आ गया? सारे के सारे सेक्शंस एक ही बार में अमेंड हो गए? नो, आज तक भी सेक्शंस में अपडेशंस हो रही हैं, अमेंडमेंट्स हो रही हैं. सो डिफरेंट डेट्स अपॉइंट कर दी गई थी कि इस डेट को कौन कौन सी सेक्शंस आगे अपडेट होते रहेंगे, अमेंड होते रहेंगे. ठीक है, आज भी काफी अमेंडमेंट्स होती आ रही हैं अगर आप लोग अपडेट हैं तो. ठीक है, सो डिफरेंट प्रोविजंस कंपनीज एक्ट के नोटिफिकेशंस के थ्रू, आई मीन नोटिस के थ्रू ऑफिशियल गैजेट में बात छपती है और हम सब जनरल पब्लिक को बात पता चल जाती है. अमेंडमेंट्स तो होते ही रहेंगे आगे तक. ठीक है, ओके. सो 30 अच्छा, इस टोटल कितने सेक्शंस आपको इसमें पढ़ने हैं? 470 सेक्शंस. 470 सेक्शंस किसमें है? पूरे कंपनीज एक्ट में. ये 470 सेक्शंस को ना आप बेयर एक्ट बोल सकते हो. कोई पूछे ना बेयर एक्ट क्या है, बोलो पूरा कंपनीज एक्ट जिसमें 470 सेक्शंस है वो हमारा बेयर एक्ट है. ठीक है, ओके. ये एक रूल बेस्ड लेजिस्लेशन है. इसमें हर सेक्शन में, हर चैप्टर में आपको एक सेट ऑफ रूल मिलने वाला है. ओके, सो इन टोटल वी हैव 470 sections and 7 schedules as well. Total 29 chapters आप पढ़ते हो. Again, I'm not talking about your syllabus. I'm talking about the BEAR Act. पूरा कंपनीज एक्ट 29 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और हर चैप्टर में हमें मिलता है एटलीस्ट 1 सेट ऑफ रूल्स. रूल्स आर द गाइडलाइंस जो हम चैप्टर्स के साथ रख के पढ़ते हैं फॉर द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोविजंस. ठीक है, रूल्स को चैप्टर्स के साथ रख के पढ़ना है. तो कोई कोई चैप्टर्स में एक से ज्यादा रूल भी आपको मिलेंगे और कोई कोई चैप्टर में से एटलीस्ट एक सेट ऑफ रूल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा. ओके, अब हम कंपनी का मीनिंग पढ़ेंगे. एक डेफिनेशन हम कंपनी की कर चुके हैं सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर. अब हम लोग क्या करने वाले हैं? द मीनिंग ऑफ कंपनी. कुछ ऐसी दिखती है आपकी कंपनी. ओके, सो अभी कंपनी ओरिजिनेट कैसे हुई है, हमें ये जड़ तक जाना पड़ेगा. अभी
समझने के लिए। कंपनी ओरिजिनेट कैसे हुई है, लेकर कौन आया कंपनी को? इंग्लिश वर्ड तो नहीं है कंपनी, इंग्लिश वर्ड बनाया गया है इसको, ठीक है। सो दो लैटिन वर्ड से हमने कंपनी वर्ड बनाया है। एक लैटिन वर्ड था कौन सा? कॉम, एंड द अनदर लैटिन वर्ड इज पेनीज। कॉम वर्ड का मतलब है या तो विद या टुगेदर, या मतलब साथ में, और पनीज वर्ड का मतलब है ब्रेड, ठीक है। अगेन आई एम नॉट गोना रिपीट दैट सेम थिंग नाउ, एंड इट इज ओरिजिनली रेफर्ड टू एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, association of persons guys, with or together, who took their meals together. meals बोले तो bread। क्या हम ये जो साथ में लोग एसोसिएट करके बिजनेस कर रहे हैं, इनकी मील्स को हम लोग प्रॉफिट नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। ये लोग एसोसिएट करके कोई ना कोई बिजनेस कर रहे होंगे, और बिजनेस करके ही तो ये लोग प्रॉफिट कमाएंगे। तो मीन्स कुछ लाइक माइंडेड पर्सन्स जिनका कॉमन ऑब्जेक्टिव था किसी भी कॉमन टाइप का बिजनेस करने के लिए, उन लोगों ने एसोसिएट किया, एसोसिएट करके एक कंपनी बनाई, कंपनी बना के एक बिजनेस किया, और बिजनेस का मेन मोटिव प्रॉफिट कमाया, और प्रॉफिट को आपस में शेयर कर लिया। इसी को बोलते हैं कंपनी। इन पॉपुलर पैरालेंस मीन्स जनरल मीनिंग ऑफ कंपनी, कंपनी डिनोट्स एसोसिएशन ऑफ कौन से पर्सन्स? लाइक माइंडेड पर्सन्स जिनकी कॉमन सोच है, सेम तरह की कंपनी का बनाने के लिए, सेम तरह का बिजनेस करने के लिए, फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस और अंडरटेकिंग। सो अंडरटेकिंग बोल लो, कोई बिजनेस बोल लो, एंटिटी बोल लो, एंटरप्राइज बोल लो, सबका मीनिंग एक ही होता है ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली द सेम मीनिंग। ओके, समझ में आया कंपनी का मीनिंग? In a legal sense, we can say that company is an association of both natural and artificial persons. Natural persons जिनका birth natural process से हुआ है, like all of us, and artificial persons जैसे कि company, ठीक है। And it is incorporated under existing laws of country. तभी मैं बोलती हूँ जो कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है उसके ऊपर कौन सा एक्ट लग जाएगा? कंपनीज एक्ट 2013। जो फॉरेन में कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुई हैं उनके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 नहीं लगता है, उनके ऊपर उनकी कंट्रीज का लॉ लगेगा। कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल ओनली टू इंडिया। ओके, डेफिनेशन एज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20 मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, बोले तो कंपनीज एक्ट 2013 and under any previous company law, यानी कि Companies Act 1956 is a company. I hope जितने भी online students हैं, I'm repeating all of your names. खुशबू, भूमिका, स्नेहा, विराट, again भूमिका, your okay same message आया हुआ है। तो I hope आप लोगों को समझ में आ रहा हो। In any case आपको कोई भी doubts हैं तो please write down in the chat box. ओके, कंपनीज एक्ट 2013 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2013 के बाद भी इसमें काफी अमेंडमेंट्स हुए हैं। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसके प्रॉपर नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसके लिए अभी। सो कंपनीज एक्ट 2013 हैज अंडरगॉन अमेंडमेंट्स। 2013 आने के बाद भी ऐसा नहीं है कि बस नया एक्ट आ गया, उसके बाद भी काफी चेंजेस आते रहे हैं। तो कौन कौन से साल में हमारे पास चेंजेस आए हैं? 2015 में अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके बाद एक आईबीसी कोड आ गया 2016 में। छोटा सा पार्ट आपने पढ़ा था करंट अफेयर्स में, नेशनल बॉडीज में आईबीसी, जो कंपनीज इनसॉल्वेंट हो रही हैं उन कंपनीज को बचाने के लिए वी हैव अ कोड नाउ सिमिलर टू जैसे एक्ट होता है, सो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। देन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 में फिर जाके चेंज हो गया, 2019 में फिर जाके चेंज हो गया, फिर अमेंडमेंट्स आई, और अभी दोबारा 2020 में फिर से चेंज हो गया। तो इतने सारे चेंजेस आ चुके हैं कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद भी, ठीक है।
ओके, अब आज की क्लास में ना हम थोड़ी सी पढ़ाई भी करने वाले हैं. हम लोगों ने अभी एक एक जो ग्लिम्स लिया है, आप लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया है कि एक्ट कैसे बनता है, कंपनी लॉज है क्या, कंपनी वर्ड से ये स्टार्ट होता है, कौन कौन सी कंपनीज है जिनके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 लगता है, कितने अमेंडमेंट्स आए हैं, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, द बेसिक थिंग्स, राइट. अब थोड़ा सा ना हम लोग कंपनी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं जब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं. ठीक है. सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी इज कॉर्पोरेट पर्सनालिटी. इसको आप सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट. बेटा विच एक्ट? अगेन मैं पूछती रहूंगी शुरू में, बिकॉज लॉ पढ़ना अभी हमें आता नहीं है. धीरे धीरे हम लॉ की लैंग्वेज समझेंगे पहले. सो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट इज वेस्टेड विद अ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी. बेटा जैसे ही कंपनीज एक्ट 2013 को आपने रजिस्टर करवाया तो उस कंपनी को कौन सा फीचर मिल गया? सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होने का फीचर मिल गया. हमारी खुद की पर्सनालिटी है, जैसे हम लोगों की है ना, वैसे कंपनी की भी एक पर्सनालिटी होती है, इंडिविजुअलिटी होती है. सो इट बियर्स इट्स ओन नेम. अपना खुद का नाम होता है कंपनी का. एबीसी लिमिटेड, पीक्यूआर लिमिटेड, रिलायंस, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट. ठीक है. ओके, एक्ट्स अंडर द नेम. अपने नाम के अंडर ही कंपनी काम करती है, उसको किसी और के नाम का जरूरत नहीं है, उसको किसी मेंबर, किसी डायरेक्टर के नाम लेने की जरूरत नहीं है. जो काम करेंगे, लोन लेंगे, लोन देंगे, प्रॉपर्टी लेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, सब कुछ अपने नाम पे करेंगे. कंपनी के पास एक कॉमन सील भी होती है जो कंपनी का सिग्नेचर है. हम लोग तो हाथ से सिग्नेचर कर देते हैं, कंपनी तो दिखाई नहीं देती, इसीलिए कंपनी का सिग्नेचर को हम क्या बोल देते हैं? कॉमन सील. अच्छा, कॉमन सील होना कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है. ओके, कंपलसरी नहीं है. अगर आपको चाहिए तो आप कॉमन सील रख सकते हो कंपनी का, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस पॉइंट. ओके, कंपनी के एसेट्स होते हैं अपने खुद के, दैट इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स मेंबर्स. जस्ट बिकॉज कंपनी के पास खुद की एक पहचान है, अपने जितने भी एसेट्स हैं, चाहे मूवेबल एसेट्स हो चाहे इमूवेबल एसेट्स हो, कंपनी अपने नाम पे होल्ड करके नहीं रख सकती. अपने नाम पे खरीद नहीं सकते, अपने एसेट्स खरीद सकते हैं. ओके, इट इज डिफरेंट पर्सन फ्रॉम द मेंबर्स हु कंपोज इट. जिन्होंने कंपनी को बनाया है उनसे कंपनी बिल्कुल डिफरेंट है. अब आपने कंपनी बना दी, रजिस्टर करवा दी ना, जैसे ही रजिस्टर कराई कंपनी को भी उसकी एक पहचान मिल गई. अब जब कंपनी कुछ भी करेगी आगे तो अपने नाम से कर सकती है. मेंबर्स, अब आपकी जरूरत नहीं है हम कंपनी को. अब हम एक डिफरेंट पर्सनालिटी बन चुके हैं. हमें एक फीचर मिल चुका है जिसका नाम है सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर. आर यू गेटिंग इट? इजी और नॉट? नेक्स्ट पॉइंट, इट्स शेयर होल्डर्स आर इट्स नोशनल ओनर्स. सिर्फ वो ओनर्स हैं एंड डू नॉट ओन एनीथिंग इन इट एक्सेप्ट ओनरशिप ऑफ शेयर्स. शेयर्स खरीदे ना आपने तो आप सिर्फ शेयर्स के ओनर हो, पूरे कंपनी के मालिक नहीं बन गए हो आप. ठीक है, आप किसके ओनर्स हो? द ओनर्स ऑफ शेयर्स. ये डिटेलिंग है. आज तक हम ये समझते आए हैं कि शेयर होल्डर्स आर कंसिडर्ड एज द ओनर्स, पर ओनरशिप किस सेंस में होती है? शेयर्स के सेंस में होती है. एंड दे कैन बी द क्रेडिटर्स साइमल्टेनियसली. हमें पता है कि अगर आप शेयर खरीद सकते हो तो उस कंपनी के ओनर बन गए. कौन से सेंस में ओनरशिप आ गई आपके पास? शेयर्स के सेंस में. तो क्या आप शेयर होल्डर होते हुए कंपनी को लोन दे नहीं सकते? दे भी सकते हो. कंपनी को पैसे का जरूरत है तो शेयर होल्डर भी पैसा दे सकता है, तो क्रेडिटर बन गया. क्रेडिटर कौन है? जिसको आपको पैसे वापस करने हैं, जिसको कंपनी ने पैसे अभी वापस करने हैं, वो कंपनी के कौन है? क्रेडिटर्स. तो क्रेडिटर भी बन सकते हैं हम साइमल्टेनियसली और शेयर होल्डर भी बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट, शेयर होल्डर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ कंपनी इवन इफ ही होल्ड्स वर्चुअली द एंटायर शेयर कैपिटल. क्या लिखा है कि कंपनी के आप सिर्फ शेयर होल्डर हो तो आपकी लायबिलिटीज कितनी होंगी? लिमिटेड होगी. कंपनी का फीचर होता है ना, शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है. चाहे आपने कंपनी का पूरा 100% शेयर कैपिटल भी क्यों अपने नाम पे ना कर लिया हो, फिर भी आपकी लायबिलिटी कितनी, मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होती है कंपनी में? लिमिटेड होती है. ठीक है.
शेयर होल्डर्स जो है ना ही वो कंपनी के एजेंट्स हैं, एंड सो दे कैन नॉट बाइंड बाय देयर एक्ट्स. शेयर होल्डर्स आर नेवर कंसिडर्ड एज द एजेंट्स ऑफ कंपनी. दे आर कंसिडर्ड एज द ओनर्स बट नॉट द एजेंट्स. कंपनी के बिहाफ पे ऐसा कुछ नहीं करते हैं वो. और अगर शेयर होल्डर ने कुछ किया है तो वो कंपनी को लायबल नहीं ठहरा सकते. कंपनी को लायबल कौन ठहराता है? उनके एजेंट्स. शेयर होल्डर्स एजेंट्स हैं? नहीं है. ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूं. हम अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने कोई भी काम करने के लिए, एक स्टूडेंट है यहाँ पे विराट, उसको अपॉइंट कर लिया एज माई एजेंट. अब विराट मेरा नाम लेके जो भी काम करेगा ना, जो काम मैंने करने के लिए दिया गया है, एजेंट बन के काम कर रहा है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? लायबल कौन? मैं. बट शेयर होल्डर्स का ऐसा नहीं है. सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड एज द एजेंट्स ऑफ द कंपनी, तो शेयर होल्डर्स कुछ भी काम करे ना अगर कंपनी के कहने पे या कंपनी के नाम पे, तो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगी. ओके, व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट कंसिडर्ड एज द एजेंट्स. कंपनी इज केपेबल ऑफ owning the property in its own name. Incurring the debts, मनी भी बोरो कर सकती है कंपनी, हम लोगों की तरह. हम भी पैसे ले सकते हैं. कंपनी भी तो पर्सनालिटी है, अपने नाम पे पैसा ले सकती है. कंपनी भी अपना बैंक अकाउंट खोल सकती है. जैसे आप लोगों के सबके अकाउंट्स है बैंक में, कंपनी के भी होते हैं. कंपनी के खुद के नाम से होते हैं. कंपनी का नाम लिखा जाता है बैंक में. कंपनी पीपल भी एम्प्लॉय कर सकती है अपने अंडर, जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं कंपनी में काम कर रहे हैं. कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स में भी एंटर कर सकती है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में हमने पढ़ा था कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स में भी एंटर कर सकती है. सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं आ सकते उसमें, ह्यूमन बींग्स नहीं आते. सिर्फ कौन आता है? आर्टिफिशियल पर्संस भी. कंपनी भी आती है उसमें. कंपनी किसी के खिलाफ केस भी कर सकती है, स्यू, और कोई कंपनी के खिलाफ भी केस कर सकता है. जैसे आप लोग इंडिविजुअल्स के जो भी राइट्स है ना, वो सब राइट्स कंपनी के पास भी है. कब मिलेंगे ये सारे राइट्स? वंस यू गेट रजिस्टर्ड एज अ कंपनी. कौन से एक्ट में? कंपनीज एक्ट 2013 या फिर प्रीवियस कंपनी लॉज. वेरी गुड, यू गाइज आर इंटेलिजेंट इनफ. नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन. क्या कंपनी नेचुरल पर्सन है? कंपनी की आईज है? कंपनी कैन स्पीक? हैंड्स है? कैन यू टच कंपनी? कैन यू फील इट? यू कैन नॉट. दैट इज वाई कंपनी पर्सन तो है. कौन सा पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन. यस, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है. जस्ट बिकॉज इसका नेचुरल बर्थ ही नहीं हुआ, तो इसको बर्थ किसने दे दिया? लॉ ने. कैसे बर्थ दिया लॉ ने? जैसे रजिस्टर कराया ना आपने, तो लॉ ने इसको बर्थ दे दिया जैसे ही आपने रजिस्टर कराया. ठीक है जी. कंपनी इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग बट इट एक्ट्स थ्रू ह्यूमन बीइंग्स. सारे काम खुद नहीं कर सकती. जस्ट बिकॉज है तो आर्टिफिशियल पर्सन, काम कराएगी किससे? ह्यूमन बीइंग से. कंपनी इज कंसिडर्ड एज अ लीगल पर्सन. लॉ के अंडर बनाया आपने लीगल काम करने के लिए. दैट इज वाई कंपनी इज अ लीगल पर्सन who can enter into contracts, possess property in its own name, sue and be sued by others. ये सारी चीजें अभी अभी ऊपर वाले पॉइंट में हम कवर करके आए हैं. कंपनी क्यों आर्टिफिशियल पर्सन है? वाई? बिकॉज वी कैन नॉट सी कंपनी. इट इज इनविजिबल, इट इज इनटेंजिबल, इट इज एग्जिस्टिंग ओनली अंडर द कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ. यानी कि लॉ में रजिस्टर कराने की वजह से ही कंपनी को एक पहचान मिली है सेपरेट लीगल एंटिटी की. एंड दैट इज वाई वी से दैट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, नॉट ह्यूमन बीइंग. इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. कौन से वाला? लीगल पर्सन. सारे लीगल राइट्स हैं, लॉ ने दिए हैं उसको. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कंपनी एक सिटीजन है? क्या कंपनी एक सिटीजन है? क्या लगता है? अभी तो बोला आर्टिफिशियल पर्सन. पर्सन तो है ना. वेरी नाइस. सो कंपनी एक लीगल पर्सन है. चाहे लीगल पर्सन है, पर्सन जीरो सिटीजन होते हैं, लेकिन कंपनी कभी भी सिटीजन नहीं है. हम लोग सिटीजन हैं इंडिया के. यस, हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम सिटीजन हैं. हमारे ऊपर सिटीजनशिप एक्ट लगती है, उसकी एक अलग एक्ट है. जैसे कंपनीज एक्ट है, वैसे एक सिटीजनशिप एक्ट 1955 है. ठीक है. कौन सा एक्ट है इसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेक्शन 20 के अंडर
सॉरी सेक्शन 20 कौन से एक्ट का, सिटीजनशिप एक्ट 1955। इस एक्ट का जो सेक्शन 20 है उन्होंने हमें ये बोला है कि कंपनी को कभी भी आप सिटीजन कंसिडर नहीं कर सकते। ओके, सर्टेन फंडामेंटल राइट्स इंश्राइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन्स जैसे कि राइट टू इक्वालिटी आर ऑल्सो अवेलेबल टू कंपनी। हम लोग इंडिया के सिटीजन हैं, हम लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू स्पीक, राइट टू डू एनी काइंड ऑफ बिजनेस, राइट टू रिजाइड एनीवेयर इन इंडिया। बहुत सारे हमने पढ़े हैं CSEET में, कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में पढ़े है ना। तो आप मुझे ये बताइए, क्या कंपनी के ऊपर भी वो राइट्स अवेलेबल हैं? यस, राइट्स तो हैं, लेकिन फिर भी कंपनी सिटीजन नहीं है, क्योंकि ये सेक्शन 20 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर आती ही नहीं है। ह्यूमन बींग्स आते हैं, तो इसलिए ह्यूमन बींग सिटीजन है, कंपनी सिटीजन नहीं है। तो जब सिटीजन ही नहीं है तो क्या कंपनी की कोई नेशनैलिटी हुई है? क्या कोई नेशनैलिटी है? तो इंडिया में रजिस्टर करी तो वो इंडियन कंपनी है, इंडिया में रजिस्टर नहीं है तो नेशनैलिटी नहीं है उसके पास इंडिया में। ठीक है, तो इसका सवाल आपको यही पिक्चर में मिल जाता है। कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है बेटा, वो ही कंपनी की नेशनैलिटी है। एज पर जुडिशियल डिसीजंस ये स्टैब्लिश किया गया दैट कंपनी ऑब्वियसली सिटीजन तो नहीं है। प्लीज याद रखना, कभी भी कोई पूछे कंपनी सिटीजन नहीं है, फिर भी कंपनी के पास खुद की नेशनैलिटी या उसका रेजिडेंस है। कहां है उसका रेजिडेंस? जहां पे आपने उस कंपनी को रजिस्टर करवाया है। दिल्ली में रजिस्टर कराया है, दिल्ली में रजिस्टर्ड ऑफिस है, मेन ऑफिस, यू कैन से द हेडक्वार्टर, द मेन ऑफिस ऑफ द कंपनी, जहां पे सारी मीटिंग्स होती हैं, जहां पे कोई भी आके अपने डिस्कशंस कर सकता है डायरेक्टर से, कुछ लेटर्स किसी को भेजने हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस ड्राफ्टिंग, वो सब कहां भेज सकते हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस में। इसीलिए रजिस्टर्ड ऑफिस तो होना चाहिए। जहां पे भी आपका प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन है, जहां पे भी रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो ही कंपनी की नेशनैलिटी है। नेशनैलिटी बोल लीजिए या डोमिसाइल बोल लीजिए। डोमिसाइल एज इन जहां आपका रेजिडेंस होता है ना, वो आपका डोमिसाइल है। तो इंडिया के पास नेशनैलिटी या डोमिसाइल तो है, बट क्या कंपनी सिटीजन है? नो, इट इज नॉट अ सिटीजन एट ऑल। The next point is separate management. Who manages the company? Shareholders. क्या shareholders कंपनी को मैनेज करेंगे? No, they cannot manage the company. फिर से एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स पहले सुन चुके हैं, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं और ऑनलाइन भी बहुत सारे नए स्टूडेंट्स हैं, एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। कंपनी को कौन बनाता है? You can say promoters or the shareholders of the company, they actually form the business. Promoters कौन होते हैं? यहां से एक नया वर्ड निकल के आ रहा है। जिनके माइंड में ये आइडिया आता है ना, चलो कंपनी बनाते हैं, वो कौन है? प्रमोटर्स है। नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं हम इसको डिटेल में, प्रमोटर्स कौन है। प्रमोटर्स कौन है? जिनके माइंड में आया आइडिया कि चलो इस तरह की कंपनी बनाते हैं, और कंपनी बनाने के लिए सब कामों में इन्वॉल्व है वो प्रमोटर्स हैं। तो उन्होंने कंपनी बनाई, एंड प्रमोटर्स कैन ऑल्सो बी द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, प्रमोटर्स भी हैं, शेयर होल्डर्स भी हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप कंपनी बना रहे हो, कंपनी के मेंबर्स हो, देन यू कैन बिकम द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो क्या आप पूरी कंपनी को अकेले मैनेज कर लोगे? शेयर होल्डर्स क्या सिर्फ एक ही शहर के होते हैं? नो, दे आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। दिल्ली की कंपनी है तो क्या सिर्फ दिल्ली के शेयर होल्डर्स शेयर खरीदेंगे? नो, अलग अलग शहरों के शेयर होल्डर्स शेयर खरीद सकते हैं। क्या उनके लिए पॉसिबल है दिल्ली कंपनी में आना और कंपनी का काम संभाले? नो। दैट इज वाई जो ओनर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, किसको अपॉइंट कर देते हैं? मैनेजमेंट को, यानी कि डायरेक्टर्स को। तो कंपनी के पास मैनेज करने के लिए अलग से मैनेजमेंट होती है। जरूरी नहीं है कि ओनर्स को ही सारा काम मैनेज करना है। ओनरशिप अलग होती है, ओनर्स अलग हैं जिनके पास शेयर्स की ओनरशिप है, और कंपनी मैनेज करने के लिए वी हैव डिफरेंट पीपल, वी हैव सेपरेट मैनेजमेंट फॉर दैट। तो कोई चीजें हॉच पॉच बिल्कुल भी नहीं होती है। ओके, सो द मेंबर्स मे डिराइव प्रॉफिट्स विदाउट बीइंग बर्डन्ड विद मैनेजमेंट। मेंबर्स अपना काम करेंगे, प्रॉफिट्स कमाएंगे। जब कंपनी को प्रॉफिट्स होगा तो उनको डिविडेंड मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। दे आर द ओनर्स, उनको आराम करने दो। काम कौन करेगा? मैनेजमेंट।
ओनर्स को बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, हम कंपनी के पास अलग से मैनेजमेंट होती है, ओनर्स ने ही तो अपॉइंट किए हैं डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर्स बोले तो मैनेजमेंट, ठीक है। दे डू नॉट हैव इफेक्टिव एंड इंटीमेट कंट्रोल ओवर इट्स वर्किंग। पूरा डे टू डे काम संभालने ओनर्स थोड़ी आते हैं, डे टू डे अफेयर्स को कौन मैनेज करता है? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स बोल लीजिए, मैनेजमेंट बोल लीजिए। तो पूरी वर्किंग को ओनर्स नहीं संभालते, अपने काम के लिए वो किसको इलेक्ट कर देते हैं? रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर्स को। कौन सी टीम में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम में, ताकि पूरा डेली बेसिस पे कंपनी का कॉर्पोरेट फंक्शंस बोल लो या डेली रूटीन के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए कौन होता है? सेपरेट मैनेजमेंट। अलग, बहुत अच्छा फीचर है। ओके क्या कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है? यस, कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है। कंपनी बीइंग अ सेपरेट पर्सन इज द ओनर ऑफ इट्स एसेट्स एंड बाउंड बाय इट्स लायबिलिटीज। ये लाइन तो ऊपर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कंपनी बीइंग अ सेपरेट पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर पढ़ा ना सबसे पहले। सेपरेट यानी कि मेंबर्स अलग हैं और कंपनी के डायरेक्टर्स अलग हैं, ठीक है। मेंबर्स अलग है, कंपनी अलग है, ये भी बोल सकते हैं आप। सो कंपनी बीइंग अ सेपरेट पर्सन, जस्ट बिकॉज इसके पास सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर है, इज द ओनर ऑफ इट्स एसेट। और एसेट्स अगर हैं तो कुछ लायबिलिटीज भी होंगी। तो लायबिलिटीज कितनी होती है यहाँ पे मेंबर्स की? लिमिटेड या अनलिमिटेड? लिमिटेड। बहुत अच्छा फीचर है। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी होती है सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड। द शेयर होल्डर इज लाइबल टू पे द बैलेंस। कैसे उनसे बैलेंस अमाउंट कैसे मंगाया जाता है? आप लोगों को मैंने CSEET में भी पढ़ाया और बहुत लोग जो आउटसाइडर्स भी हैं वो चीज पढ़ के आए हैं। छोटा सा एक पॉइंट बता रही हूँ, नहीं भी अगर आपको याद है दैट्स ओके, कि कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी 3 तरह की कंपनी है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी कौन सी थी? फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का शेयर अगर कोई पर्सन खरीदता है और उसने पे सिर्फ 5 रुपए किए, बैलेंस कितना रह गया? 5 रुपीज। तो ये 5 रुपीज उससे कैसे मंगाए जाते हैं? कॉल्स करके, ठीक है। सो दे आर लाइबल टू पे द बैलेंस अमाउंट जब उनको मंगवाया जाता है। वेल कॉल्ड अपॉन टू पे, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल करके उनसे पैसा मंगवाया जाता है और इस तरह से वो पैसा पे करते हैं। तो जितनी लिमिट है उतना ही पे करेंगे, ठीक है। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में भी ऐसा ही था, जो मेंबर्स जितना गारंटी करते हैं ना सिर्फ उतना ही पैसा देना पड़ता है, उससे ज्यादा पैसा उनको नहीं देना पड़ता। इन सब चीजों को हम डिटेल में करेंगे, अभी सिर्फ हम फर्स्ट क्लास में ओवरव्यू ले रहे हैं। हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, फुल ऑन डिटेलिंग आपको मिलने वाली है नेक्स्ट लेक्चर्स में। Next point is perpetual succession. Ankur Shukla, Board of Directors, yes. Okay, perpetual succession का मतलब क्या होता है? याद होगा आपने, छोटा सा पॉइंट पढ़ा था 12th क्लास में। Members may come, members may go, but the company goes on forever. Let's repeat once again. Members may come, members may go, but the company goes on forever. क्या समझे इस लाइन से आप? मतलब मेंबर्स आ भी सकते हैं, मेंबर्स कंपनी छोड़ के जा भी सकते हैं। क्या कंपनी बंद होगी उनके आने और जाने से? नो। कंपनी की इंडिविजुअलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी की कंटिन्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज कोई नया मेंबर आ जाए, आज किसी की डेथ हो जाए, अपने शेयर बेच दे, कंपनी छोड़ के चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी बनाई कैसे है? प्रॉपर प्रोसेस से। तो डिसॉल्व भी कैसे करोगे? प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करने के बाद। इस फीचर को हम बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन, कि कंपनी की इंडिविजुअलिटी और यू कैन से कंटिन्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता मेंबर्स के आने जाने से, ठीक है जी। सेपरेट प्रॉपर्टी, जस्ट बिकॉज सबसे पहला फीचर हमने पढ़ा था सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर, उसी फीचर से कंपनी को एक और फीचर मिलता है, सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट लीगल एंटिटी हो, खुद की एक पहचान है, खुद के पास एक अपना नाम है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हो,
मेंबर्स के नाम की जरूरत नहीं है आपको प्रॉपर्टी खरीदने के लिए और बेचने के लिए। अपने नाम पे खरीदो, अपने नाम पे बेचो, कंपनी की बात कर रही हूं, और अपने नाम पे होल्ड करके रखो। ठीक है जी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अच्छा, शेयर्स क्या होते हैं? कैन एनीवन टेल? जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं प्लीज लेट मी नो व्हाट इज अ शेयर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स सर फुल स्क्रीन कर दीजिए एक बार। यस, let's ask from the offline students. Yes, you can you tell me what is the share? Sachin. Capital divided into shares, small parts. Shriyangi, can you try? What? The smallest part of authorized share capital of the company is share. The smallest part of the authorized share capital is known as share. शेयर्स का बेसिक नेचर क्या होता है? ट्रांसफर हो सकते हैं या नहीं हो सकते? हो सकते हैं। शेयर्स आर ट्रांसफरेबल, शेयर्स आर मूवेबल इन नेचर, इट कैन मूव, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो कंपनी के शेयर्स जो हैं उनके पास एक फीचर है ट्रांसफर होने का। They are movable in nature. So the capital of the company is divided into small parts, और उन छोटे छोटे पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? शेयर्स खरीदते हैं। जो कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर बोलते हैं। जैसे ही शेयर होल्डर बनते हैं तो आप कंपनी के ओनरशिप आपको मिल जाती है। किस सेंस में ओनरशिप मिलेगी? शेयर्स खरीदने के लिए ओनरशिप मिलेगी। ठीक है, तो शेयर्स आर सेड टू बी मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर मैंने शेयर खरीद लिया है तो कभी भी मैं जतिन को ट्रांसफर कर सकती हूं फ्यूचर में। ठीक है, और जतिन को मन करे तो वो आगे किसी को और भी ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, लाइक हमने पढ़ा था प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में शेयर्स को ट्रांसफर करने के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं हर चीज में, कुछ कंडीशंस होते हैं। किसी किसी कंपनी के फ्रीली ट्रांसफरेबल है और किसी किसी कंपनी, जैसे कि मैंने प्राइवेट कंपनी बोला, उनमें फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस के बाद ही आप ट्रांसफर कर सकते हो। डिटेल में पढ़ेंगे जब हम प्राइवेट कंपनी करेंगे। क्या कंपनी अपने नाम पे किसी के खिलाफ केस फाइल कर सकती है क्या? यस, ये फीचर भी कंपनी को कौन से फीचर से मिला है? सेपरेट लीगल एंटिटी के फीचर से ये फीचर मिला है कंपनी को, दैट कंपनी हैज अ कैपेसिटी टू स्यू, और कोई और भी कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकता है। और ये कब पॉसिबल है? जब आपने कंपनी को रजिस्टर कराया है कंपनीज एक्ट 2013 या फिर कोई भी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर। ठीक है, ये अलग अलग केस लॉज हैं। जब हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम डिटेल्स में इनको भी पढ़ते रहेंगे। क्या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है? सीएसईटी के सिलेबस में आपने चैप्टर नंबर 2 लीगल एप्टीट्यूड में पढ़ा था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बहुत अच्छे से पढ़ा था आपने डिटेल में, है ना? उसमें हमने पढ़ा था कि कौन कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि बिजनेस करना। एक पर्सन अग्रीमेंट करता है, एक ऐसा अग्रीमेंट विच इज ऑल्सो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। पढ़ा था ना? इन्फोर्सिबल बाय लॉ भी होना चाहिए, अग्रीमेंट भी। अग्रीमेंट क्या था? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ये चीजें आपने पढ़ी थी, थोड़ी थोड़ी याद भी है। आई एम रियली हैप्पी। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने ये भी पढ़ा था कि कौन कौन पर्सन केपेबल हैं कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। सबसे पहले हमने देखा था नेचुरल पर्सन्स, फिर हमने क्या देखा था? आर्टिफिशियल पर्सन्स। इसमें कौन आ गई थी? कंपनीज भी आ गई थी। तो नेचुरल पर्सन्स हो चाहे आर्टिफिशियल पर्सन्स हो, यानी कि कंपनीज हो गई, यूनिवर्सिटीज हो गई, जो बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती हैं। तो ना सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स, कंपनीज भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती हैं अपने खुद के नाम पे। एबीसी कंपनी का नाम लिखा जाएगा वहां पे। किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है या किसी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है अगर। ठीक है जी, तो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स हैं हमारी कंपनी के पास। लिमिटेशन ऑफ एक्शन। लिमिटेशन ऑफ एक्शन। एक्शंस बोले तो कंपनी के एक्ट्स, जो भी कंपनी काम करती है वो उसके एक्शंस हैं, लेकिन सब तरीके के काम नहीं कर सकती कंपनी। उसके एक्शंस के ऊपर कुछ लिमिट होती है। आपने एमओए का नाम सुना है?
MOA stands for मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या होता है, कितना अहमियत रखता है हमारी कंपनी के लिए? दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर कंपनी। जैसे हम लोगों के पास हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? उसका MOA। कंपनी के बारे में सारी चीजें कहां लिखी है? MOA में लिखी है। वी हैव 6 clauses of MOA: name clause, situation clause, object clause, 4th one is liability clause, 5th one is capital clause, and the last one is declaration clause। ये 6 के 6 क्लॉजेज आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, इस सब्जेक्ट में भी पढ़ोगे और अलग सेंस में कुछ आप पढ़ोगे सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के सिलेबस में। ओके, सो बेटा ये जो MOA है ना, कंपनी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। कंपनी के सारे एक्शंस कंपनी के MOA में लिखे हुए हैं। कहां पे? MOA में सारे एक्शंस लिखे हैं। कौन से क्लॉज में? 3rd क्लॉज। कौन सा होता है? ऑब्जेक्ट क्लॉज। सब लिखा हुआ है। तो क्या यहां पे लिखा है, क्या कंपनी सिर्फ वो ही कर सकती है? यस। जो यहां पे नहीं लिखा अपने कंपनी बनाते हुए, क्या कंपनी वो भी कर सकती है? एग्जाम्पल चाहिए ना? एग्जाम्पल, आपने कंपनी बनाई आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चर करने के लिए। ये आपका बिजनेस होने वाला है। क्या करोगे कंपनी खोल के? आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चर करोगे या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे। कोई भी बिजनेस हो सकता है, प्रॉफिट ही तो कमाना है। ठीक है, तो बिजनेस खोला आपने, बिजनेस स्टार्ट किया, प्रॉफिट कमाया। आयरन एंड स्टील छोड़ के अब आप शैम्पूज भी मैन्युफैक्चर करने लगे, कर सकते हो आप। क्यों? क्योंकि क्या वो ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा था? नहीं लिखा था। आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करने पड़ेंगे, बढ़ानी पड़ेंगी चीजें वहां पे, तब आप शैम्पूज भी मैन्युफैक्चर कर पाओगे, अदरवाइज यू कैन नॉट। ओके, तो कंपनी के ऊपर लिमिटेशन होता है। किस चीज का? उसके एक्शन का। जो चीज आपने मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखी है, सिर्फ वही आप कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ करोगे तो आपको पेनल्टीज लगेंगी। वो सारे के सारे एक्शंस क्या माने जाते हैं? अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स क्या होता है? पढ़ेंगे आगे, टेंशन मत लो आप कुछ भी। ठीक है, आज आपको कुछ ऐसे वर्ड्स लग सकते हैं कि बहुत न्यू है, बट हमारी जर्नी ऐसे चलेगी, धीरे धीरे यू विल बी यूज्ड टू ऑल दी वर्ड्स ऑफ लॉज। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी इज एन वॉलेंट्री एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट्स। कंपनी प्रॉफिट्स कमा रही है खुद के लिए, अपने प्रॉफिट्स खुद से मैनेज कर सकती है ना कंपनी, या किसी की जरूरत है प्रॉफिट्स मैनेज करने के लिए? कितना पार्ट हमने प्रॉफिट का शेयर होल्डर्स को दे देना है, कितना पार्ट आगे हमें फ्यूचर में रिजर्व करके रखना है, ये कंपनी डिसाइड कर सकती है। ठीक है, सो कंपनी इज फॉर्म्ड फॉर अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ सम गोल्स। कुछ गोल्स अचीव करने के लिए कंपनी बनाई, और जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे दैट इज डिवाइडेड अमंग शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को डिवाइड कर दिया, जो बचा उसका क्या करेंगे? फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए लगा देंगे। तो अपने हिसाब से हम अपने प्रॉफिट्स को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। बनाई कैसे थी कंपनी? खुद से बनाई, अंडर द कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, लॉ में रजिस्टर कराया। तो बंद कैसे करोगे? लॉ के थ्रू ही बंद होगी। कोई पर्सन आज आके कंपनी को बंद करके नहीं जा सकता, बंद होगी ही नहीं। रजिस्टर जब कंपनी लॉ ने किया है, पहचान जब लॉ ने दिया है, जन्म जब लॉ ने दिया है, तो खत्म भी इसको कौन कर सकता है? प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड प्रोविजंस के साथ लॉ ही इसको टर्मिनेट करेगा। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड एफेज्ड बाय लॉ। खत्म भी कैसे होगी? लॉ के द्वारा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आज हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में समझा है कंपनी लॉ के बारे में, कंपनी के बारे में, कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स आज हमने आज के सेशन में कवर किए हैं। वी हैव नॉट कवर्ड दी केस लॉज येट, जो बीच बीच में आ रहे थे, वो हम नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट कर देंगे। सो अगले सेशन में सबसे पहले हम लोग क्या समझने वाले हैं? पूरा वेटेज समझने वाले हैं आपका पेपर, क्योंकि जब एक माइंड में थोड़ा सा पहले एक आइडिया मिल जाता है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का होने वाला है, कितना लेंदी होने वाला है, तो एक ब्रॉडर व्यू हमें मिल जाता है, एक मार्गदर्शन हो जाता है, सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बोलूं कि कैसे पढ़ना है, कितना टाइम मैनेजमेंट होने वाला है, ये सब चीजें हम लोग अपने सेकंड सेशन में कवर करने वाले हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली पढ़ाई आपकी प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाएगी सेकंड सेशन से। आज इट वाज जस्ट अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लॉ। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। Yes, Bhumika, you're absolutely right. A share is a share in the share capital of the company. Absolutely correct. Online students, कोई डाउट है अगर आपको?
और जैसा भी लगा आपको ये सेशन, प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. विराट, स्नेहा, भूमिका, अंकुर, I'm expecting your comments in the comment section. And all of you, did you like the session? समझ में आया अच्छे से? Any doubts? कभी भी शर्माना नहीं है मेरे से डाउट्स के लिए. अगर आप शर्माए तो किसका लॉस है? ठीक है, कुछ भी लगे माइंड में, हल्की सी भी कंफ्यूजन हो, लॉ को गलत नहीं पढ़ना है. क्लैरिफाई कर लो मेरे से आके कि क्या इसका मतलब यही होता है. ठीक है, आपको बार बार गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है. Until and unless आप रात को बैठ के पढ़ रहे हो, उस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं हूं, तो यू कैन डू दैट. अदरवाइज आई एम योर गूगल नाउ कंपनी लॉ के लिए. ठीक है, तो आप कुछ भी चीजें मेरे से पूछ सकते हो. आगे की तैयारी के लिए, जैसे मैं पहले भी हमेशा बोलती हूँ, हम आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे एंड यू ऑल विल बी हैविंग माई व्हाट्सएप नंबर. तो आप व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मेरे से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. यू कैन ड्रॉप दी मैसेज, जब मुझे कन्वीनियंट लगेगा आई विल रिप्लाई टू ऑल योर मैसेजेस. ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम से जस्ट बी कंफर्टेबल एंड बी कॉन्फिडेंट जब भी आप मेरी क्लासेस में आओगे, और हमेशा एक स्माइलिंग फेस रहना चाहिए. ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन नाउ.